हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में टू डायमेंशनल मोशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया और उसके बाद उन सभी सिद्धांतों पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न को हल किया था बच्चों। तो आज हम लोग उसी टू डायमेंशनल मोशन के एक नए लेसन जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए आज मेरे क्लास में आप लोग बने रहें और अपने साथ कॉपी किताब कलम को अपने पास रखें ताकि उसे आप लोग नोट कर सकें और अच्छी तरह से उसे समझ सके। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं बच्चों। आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानूंगा वृत्तीय गति कहते हैं किसे हैं और उससे क्या क्या तथ्य जो है निकल करके सामने आएगा बच्चों। उस एक एक पहलू पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसे हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों की वृत्तीय गति कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। मैं सबसे पहले उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा कि वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृत्तीय गति मतलब होता है कि वृत्त में गति। इसका मतलब हो गया कि कण का वैसा गति जिसमें कण जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता हो, उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो देखिए वैसा गति जिसमें कण या वस्तु भी कह सकते हैं, जिसमें कण वृत्तीय पथ पर गति करता हो, वृत्तीय पथ पर गति करता हो, वृत्तीय पथ पर गति करता हो, वृत्तीय गति कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। तो इसे आप लोग फिगर्स में भी समझ सकते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि ये एक इस प्रकार वृत्तीय पथ है, इस पर ये कोई कण जो है वो गति कर रहा है। कण किसी क्षण इस बिंदु पर है और वो गति कर रहा है। तो वृत्तीय गति से संबंधित जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट है ना पद आते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं बच्चों की वृत्तीय गति करते समय कण का वेग क्या होता है, कण का त्वरण क्या होता है, उसकी वेग की दिशा क्या क्या होती है। तो हम लोग आज इस पे विचार करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि वृत्तीय गति कहते हैं किसको कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई कण यदि वृत्त पर गति करता हो तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त जो होता है वो एक तलीय आकृति होता है, उसका निर्माण किसी तल पर या समतल पर हम लोग करते हैं, इसीलिए ये टू डायमेंशन मोशन का भी एक प्रकार होता है बच्चों। तो हम इसको टू डायमेंशन मोशन में ही हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि वृत्तीय गति करते कण का वेग की दिशा किधर होती है। देखिए वृत्तीय गति करते कण का वेग की दिशा किधर होती है। वृत्तीय गति करते कण की वेग की दिशा जो होती है वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है ना। वृत्तीय पथ पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी कण यदि मौजूद होगा उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु मान करके वहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो मुझे वेग की दिशा निर्धारित होगी। तो जिस प्रकार मान लेते हैं कि कण किसी क्षण गति करते ये इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींचा तो कण का वेग की दिशा इधर प्राप्त हुई। मान लीजिए कि गति करते करते कण इस बिंदु पर यदि आ जाता है तो इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु मान करके यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कण का वेग की दिशा इधर होती है। यदि गति करते करते कण यहाँ पर यदि आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वेग की दिशा यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ पर यदि कण मौजूद होगा तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कण का वेग की दिशा इधर होती है। इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण में वेग की दिशा है ना उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है।
तो हम लोग ये बात समझ गए, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इसी प्रकार यदि वृत्तीय गति करते कण में त्वरण किधर होगा बच्चों, तो वृत्तीय गति करते कण में त्वरण की दिशा जो होती है वो केंद्र के अनुदिश होती है। जैसे कण यदि यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो उसमें त्वरण की दिशा जो होती है केंद्र के अनुदिश होगी, ये त्वरण की दिशा होगी। इसी प्रकार यदि कण यहाँ पर है तो त्वरण की दिशा इसके केंद्र के अनुदिश होगी, इस दिशा में होगी। इसी प्रकार यहाँ पर है तो केंद्र के अनुदिश होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी है तो केंद्र, हर स्थिति में जहाँ पर भी कण मौजूद हो, है ना, उसमें कण के केंद्र की त्वरण की दिशा जो होती है वो हमेशा केंद्र के अनुदिश होती है। इस बात को जानिए। तो ये मेरा पहला स्टार था बच्चों। दूसरा स्टार ये चीज़ है मेरा कि वृत्तीय गति में कण का त्वरण की दिशा, वृत्तीय गति में कण का त्वरण की दिशा जो होती है वो हमेशा केंद्र के अनुदिश होती है। दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, केंद्र के अनुदिश होती है बच्चों। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जानते हैं कि अनुदिश होती है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से आज समझ चुके हैं बच्चों कि वृत्तीय गति करते कण में वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है और वहीं त्वरण की दिशा जो होती है वो केंद्र के अनुदिश होती है। और एक बात आप लोग जानते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये तिर्जिया है बच्चों, है कि नहीं। ये त्रेज्य मतलब त्वरण जो होती है वो त्रेज्य होती है, मतलब तिर्जिया के अनुदिश होती है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और तिर्जिया एक दूसरे पर लंब होती है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि वृत्तीय गति करते कण में जो वेग होता है और त्वरण की दिशा जो होती है जस्ट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं। तो हम यहाँ तीसरा स्टार में ये चीज़ लिखेंगे कि वृत्तीय गति में कण का वेग तथा त्वरण एक दूसरे पर लंब होते हैं, त्वरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे गति का नाम बताएं जिसमें वेग तथा त्वरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो सबसे सरल उदाहरण है आप लोगों के पास वृत्तीय गति होगा। तो इस चीज़ को आप लोग जान पाएँ बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके एक एक पहलू पर हम लोग विचार करते हैं कि वृत्तीय गति करते कण का विस्थापन कैसे व्यक्त किया जाता है कि नहीं। उसके वेग को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, उसके त्वरण को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल क्या क्या होता है, इस सब चीज़ में हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो वृत्तीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद क्या क्या होते हैं, हम लोग पहले इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो वृत्तीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद क्या क्या होते हैं, हम लोग इस पर विचार करेंगे। महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, है ना। तो हम लोग इस पर बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि कण का विस्थापन क्या होगा। सबसे पहला 1 नंबर में है मेरा विस्थापन। तो सर्कुलर मोशन में कण का विस्थापन को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले यहाँ पर एक फ़ोटो हम बनाते हैं, उसमें आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद उसका डिफिनेशन हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्तीय पथ है जिस पर कोई कण जो है गति कर रहा है। समय के किसी क्षण पर कण जो है मान लेते हैं कि P बिंदु पर है और वो उसका यहाँ पर केंद्र है। तो ये चीज़ हो गया, उसको मिला देते हैं। तो कण यहाँ पर है, गति करने के बाद जो है कुछ समय के बाद जो होगा वो कण Q बिंदु पर चले आएगा, तो इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो ये जो एक सेगमेंट मेरा तैयार होता है बच्चों, देख पा रहे हैं आप। तो ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक मतलब T समय में कण P से Q तक गया, उतने समय में कण केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसी को हम लोग कण का विस्थापन कहते हैं वृत्तीय गति में, है कि नहीं। आप कहीं भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं, कण यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, किसी भी स्थिति में उसके प्रारंभिक स्थिति के साथ है ना अंतिम स्थिति के द्वारा बनाया गया कोण को हम लोग विस्थापन कहते हैं बच्चों। तो इस बात को आप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग कोणीय विस्थापन भी कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कहते हैं। इसका मतलब कि वृत्तीय गति करते, इसका डेफिनेशन मैं इस प्रकार लिखूंगा, देखिए कि वृत्तीय गति करते कण के द्वारा समय के किसी
क्षण में केंद्र पर अंतरित कोण को, केंद्र पर अंतरित कोण को कोणीय विस्थापन कहा जाता है। अंतरित कोण को कोणीय विस्थापन कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। तो इसे आप अच्छा तरह से समझ पाए बच्चों कि वृत्तीय गति करते कण के द्वारा समय के किसी क्षण में केंद्र पर अंतरित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार फिगर से भी आप लोग समझ पाएंगे कण की प्रारंभिक स्थिति पी थी, टी समय के बाद वो क्यू पर चले जाता है। इतने समय में है ना पी क्यू जो है, आर्क जो है, ये चाप जो है, इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है। तो यही इसका कोणीय विस्थापन होगा। तो इसका मतलब है कि इसे क्या चीज़ से निरूपित करते हैं, इसे थीटा से निरूपित करते हैं। देखिए इसे थीटा से निरूपित किया जाता है, थीटा से निरूपित या सूचित किया जाता है, थीटा से निरूपित किया जाता है। तो थीटा से यदि निरूपित किया जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक हो जाता है उसको हम लोग रेडियन कहते हैं, या डिग्री में आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, या तो रेडियन होगा, रेडियन, या उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, है ना, डिग्री ये चीज़ होता है। या तो रेडियन में दीजिए या तो उसको डिग्री में उसका मात्रक को व्यक्त किया जाता है। तो कोणीय विस्थापन ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि उसका वेग क्या होता है ना। वेग को कोणीय वेग से हम लोग निरूपित करते हैं। यहाँ पर जितनी भी तरह की बातें करेंगे सब में कोणीय हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया कोणीय वेग। कोणीय वेग किसको कहते हैं, तो हम लोग वेग की परिभाषा जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं बच्चों। तो उसी प्रकार यहाँ पर वेग को भी निरूपित करेंगे कि विस्थापन में, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है, को कोणीय वेग कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है बच्चों। तो कोणीय वेग इसे ओमेगा से निरूपित किया जाता है। इसे इस प्रकार निरूपित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा बाई टी, है कि नहीं। यदि कण के द्वारा केंद्र पर टी समय में थीटा कोण अंतित होता है किसी कण के द्वारा, तो उसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा, थीटा बाई टी होगा बच्चों। तो इस प्रकार हमको निरूपित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है कि नहीं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला मात्रक जो है ये इसका रेडियन होता है, नीचे समय होता है। तो इसका मात्रक हो जाता है रेडियन बटा सेकेंड, रेडियन बटा सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया, इसका मात्रक हो गया कि रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है बच्चों। तो कोणीय वेग होगा। अब हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि यदि कोई कण, बात समझिएगा कि यदि कोई कण जो है कि वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाता है, इसका मतलब हो गया कि यदि कोई कण यदि P बिंदु से गति करना शुरू करता है और पुनः वो गति करते करते यदि यहाँ पर P बिंदु पर पहुँच जाता है, उतने समय में वो केंद्र पर कितना कोण अंतित करेगा, हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण अंतित करता है। तो 360 डिग्री को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, तो 2 पाई लिखते हैं। मतलब पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है कि नहीं। पाई है ना, ये रेडियन में होता है और 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है बच्चों। तो ये चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि देखिए ये एक संपूर्ण चक्र में या एक संपूर्ण गति में एक संपूर्ण गति पथ में कण के द्वारा केंद्र पर अंतरित कुल कोण कितना होगा, केंद्र पर अंतरित कुल कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पाई, जिसको हम लोग 360 कहते हैं, 360 डिग्री कहा जाता है। तो इसका कोणीय विस्थापन हो गया। एक संपूर्ण चक्र में कण का कोणीय विस्थापन कितना होगा, 360 हो जाता है। इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन,
कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन हो गया 2 पाई। तो इस संदर्भ में हम लोग कहेंगे कि उसका वेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोणीय वेग कितना होता है बच्चों, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो कोणीय वेग इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाता है 2 पाई बाय टी होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो एक संपूर्ण चक्र में लगाया, है कि नहीं, गया समय है टी और संपूर्ण चक्र में केंद्र पर कुल अंतित कोण उसका 2 पाई है। तो आप यहाँ पर टी को जो है उसका आवर्तकाल भी आप कह सकते हैं। ये टी क्या हो गया, आवर्तकाल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और आप लोग जानते हैं आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1/t को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति, इसको हम लोग क्या चीज़ से निरूपित करते हैं बच्चों, न्यू से निरूपित करते हैं आवृत्ति को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1/t है, तो ओमेगा को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और 1/t का वैल्यू हो जाता है न्यू। तो कोणीय विस्थापन को आप इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं। या तो आप उसको कहिए कि 2 पाई बाई टी होगा, या तो कहेंगे 2 पाई न्यू होगा। तो इसका वेग को हम लोग इस प्रकार निरूपित करते हैं बच्चों। तो ये दोनों, इस दोनों चीज़ के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है कि नहीं। फिलहाल आप लोग इसको बढ़िया तक जानिए कि 1/t इज इक्वल टू होता है आवृत्ति होता है ना, जिसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं। इसका क्या नाम हो गया बच्चों, न्यू से इंडिकेट हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ पर 1/t का वैल्यू को हम लोग न्यू रख दिए, तो कुछ समीकरण हमको प्राप्त हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो इसका दो प्रकार, या तो आप लोग आवर्तकाल के रूप में वेग को डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर आवृत्ति के रूप में भी वेग को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो ये था मेरा कण का कोणीय वेग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कण का, है ना, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे अब क्या बच्चों कि इसका आवर्तकाल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग टाइम पीरियड करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। किसको कहते हैं आवर्तकाल बच्चों, तो ये आप लोग पहले भी पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि देखिए एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय को, एक चक्कर लगाने में लगा समय को आवर्तकाल कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। एक चक्कर लगाने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से सूचित किया जाता है, इसे टी से सूचित किया जाता है बच्चों। तो ये आसान बातें हैं, आप लोगों को तुरंत याद हो गई होगी, है ना। इसे टी से सूचित किया जाता है बच्चों। तो इसका मात्रक क्या होगा, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक, ये चूंकि समय है कि नहीं, लगा समय है, इसलिए इसका मात्रक सेकेंड होगा। तो आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। बड़े मात्रक के रूप में आप मिनट भी कह सकते हैं, या तो फिर घंटा के रूप में कह सकते हैं। जनरली जो है आवर्तकाल को हम लोग सेकेंड के रूप में ही व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार आवृत्ति है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है बच्चों, चलिए हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में, है कि नहीं, मतलब कि प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या को, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें संख्या है कि नहीं, कि एक मतलब प्रति सेकेंड मतलब एकांक समय में कितना चक्कर वो लगा रहा है, उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार उसको देखेंगे। देखिए किसका मतलब हो गया कि प्रति सेकेंड लगाए गए चक्करों की संख्या को, प्रति सेकेंड लगाए गए, प्रति सेकेंड लगाए गए चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है बच्चों। मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है कि नहीं, तो उसकी संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि एक घर में मेरा पंखा चल रहा है बच्चों, वो प्रति सेकेंड, है कि नहीं, 30 चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब हो गया कि उस पंखा का आवृत्ति कितनी होगी, 30 हर्ट्ज होगा, है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों
तो अब देखिए, अब दोनों के बीच में संबंध होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध होता है। जनरली आवृत्ति को सूचित कैसे करते हैं, उसके बाद इसका संबंध को निर्धारित करेंगे। इसे या तो न्यू से, या तो एफ से, या तो एन से, कहीं कहीं तीनों सिंबल किताब में दिए हुए रहते हैं। ये इसको कहते हैं न्यू, एफ या फिर एन से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंबल न्यू का प्रयोग करेंगे। हम लोग जहाँ पर भी आवृत्ति आएगा वहाँ पर हम लोग न्यू का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो चलिए दोनों के बीच में संबंध हम लोग निकालते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होता है। अभी संबंध हम लोग को निर्धारित करना है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध हम लोगों को निर्धारित करना है। बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों, है कि नहीं। ये संबंध जो है आप लोग पिछले क्लासों में निर्धारित कर चुके होंगे, जूनियर क्लासों में। तो मान लेते हैं देखिए कि टी समय में, है कि नहीं, टी समय में कोई कण, टी समय में कोई कण है कि नहीं, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है कि नहीं, एक चक्कर लगाता है टी समय में। ये एक वृत्तीय पथ है बच्चों, है कि नहीं। इस वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में उसको टी समय लगता है। तो एकांक समय में कितना चक्कर लगाएगा, तो एक समय में, एकांक समय में, एक समय में, है कि नहीं, कि में चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांकी नियम से आप निकाल सकते हैं, है ना। चक्करों की संख्या मतलब एक समय में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1/t चक्कर लगाएगा। तो एक समय में चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। समझ पा रहे हैं आप लोग कि देखिए यहाँ पे t समय में चक्करों की संख्या एक था, उसी तरह एक समय में चक्करों की संख्या 1/t होगा। जिस प्रकार आप जानते हैं कि 10 आम का दाम यदि 20 रुपया है तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा, 20/10। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 रुपये, एकांकी नियम है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लगाएंगे कि टी समय में एक चक्कर लगाता है तो एक चक्करों की संख्या हो जाती है 1/t होगा। तो एक सेकेंड में, है ना, वन समय में, तो हम लोग आवृत्ति की परिभाषा भी जानते हैं कि प्रति सेकेंड या एकांक समय में, है कि नहीं। तो एक सेकेंड में चक्करों की संख्या 1/t है, इसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यू इज इक्वल टू हो जाता है 1/t। तो इसी को हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध कहते हैं। तो इसका मात्रक हम लोग कैसे देंगे, मान लीजिए कि आवृत्ति का मात्रक हम लोगों को लिखना है, तो आवृत्ति का मात्रक हम लोग कैसे देंगे, आवृत्ति का मात्रक, चूंकि आवृत्ति जो होती है बच्चों वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आप लोग ऐसे भी इसको परिभाषित करते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है कि नहीं। तो 1/t, तो नीचे में सेकेंड आ गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, आवृत्ति का यदि हम लोग मात्रक लिखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाता है, 1/सेकेंड, है कि नहीं। इसको हम लोग प्रति सेकेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रति सेकेंड भी उसको हम लोग कहते हैं, प्रति सेकेंड। या फिर इसको हम लोग हर्ट्ज भी कहा जाता है, उसको हम लोग हर्ट्ज भी कहा जाते हैं बच्चों। इसका सिंबल क्या होता है, HZ, है कि नहीं, हर्ट्ज, है कि नहीं। इसका स्पेलिंग हो जाता है HERTZ। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम लोग इसका सिंबल के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज, है ना। HZ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो आवृत्ति का मात्रा क्या हो गया, या तो प्रति सेकंड बोलिए या तो फिर आप उसको हर्ट्ज कहिएगा बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 चीज़ के पे हम लोग ध्यान दिया। पहला एक हम लोग विस्थापन के बारे में जाने, उसके बाद कोणीय वेग के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध जाने। इसी प्रकार बच्चों होता है क्या कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि कोई कण जो गति करता है कि नहीं, यदि कोई कण गति करता है तो कण का जो वेग होता है, कण की वेग की दिशा जो होती है वो प्रत्येक क्षण बदलती है कि नहीं। तो वृत्तीय गति में कण का चाल और वेग क्या होता है, अब हम लोग इस पर बात करेंगे। वृत्तीय गति में कण का चाल तथा वेग, क्योंकि हमको अच्छी तरह से यह बात मालूम होगा बच्चों कि आप लोगों को चाल और वेग में अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट हो गया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाल दिशा पर निर्भर नहीं करता है और वेग जो होती है वो दिशा पर निर्भर करती है। तो वृत्तीय गति करते कण का जो वेग की दिशा होती है वो प्रत्येक क्षण बदलते रहती है,
कण यहाँ पर है तो उसकी दिशा यहाँ पर है, कण इधर है तो कण की दिशा इधर होगी, नहीं। तो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण का वेग भी जो होगा वो प्रत्येक क्षण बदलेगा, लेकिन चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए चाल है ना समान रहेगा। संपूर्ण वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय गति में चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। सिर्फ परिवर्तन होगा तो वेग के मान में परिवर्तन होता है। तो हम लोग ने क्या बोला कि वृत्तीय गति करते कण का वेग या कण का वेग की दिशा है नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कण करते गति की दिशा है कि नहीं, वेग की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती है, प्रत्येक क्षण बदलता है कि नहीं, जिससे वेग परिवर्तित होती है बच्चों, है कि नहीं। वेग की दिशा बदल रही है तो वेग सदिश राशि होने के कारण वेग बदलता है, जिससे प्रत्येक क्षण वेग परिवर्तित होता है, जिससे प्रत्येक क्षण है कि नहीं, जिससे प्रत्येक क्षण वेग परिवर्तित होता है, प्रत्येक क्षण वेग परिवर्तित होता है। लेकिन कण का चाल जो होता है, चाल दिशा पर निर्भर नहीं करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए चाल परिवर्तित नहीं होती है, बच्चों, नहीं होती है। तो ये बात आप लोगों ने जान पाया। तो अब हम बताइए कि वेग क्यों बदला, क्योंकि वेग में दिशा होता है, इसीलिए दिशा परिवर्तन होने के कारण वेग बदलता है। लेकिन वेग का परिमाण में जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वेग का परिमाण ही चाल है बच्चों, है ना। वेग अच्छी तरह समझिए कि वेग का परिमाण को ही हम लोग चाल कहा जाता है कि नहीं। मतलब वेग में दो चीज होता है, एक तो परिमाण होती है और एक दिशा होती है। यदि दोनों में से किसी में भी परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तित होगी, लेकिन चाल में तो सिर्फ क्या हो गया, परिमाण होता है, वो तो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो वृत्तीय गति करते कण का वेग है ना, वेग का परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसकी दिशा में परिवर्तन होने के वजह से वेग परिवर्तित होती है। तो परिमाण में परिवर्तन नहीं होने की वजह से चाल में परिवर्तन नहीं आता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इससे और भी क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि इसको हम लोग कण का रेखीय वेग कहते हैं। जो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो होता है वेग, उसको हम लोग रेखीय वेग कहा जाता है। इसमें दो प्रकार का वेग के बारे में कहानी होता है। एक होता है रेखीय वेग। रेखीय वेग क्या होता है कि एक रेखा के अनुदिश चलने वाले कण के वेग को हम लोग रेखीय वेग कहते हैं। इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा के अनुदिश जो कण का वेग होता है उसको हम लोग है कि नहीं रेखीय वेग कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग है कि नहीं वृत्तीय गति का रेखीय वेग कहलाता है। वृत्तीय गति में है ना रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है बच्चों, रेखीय वेग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र में है कि नहीं, केंद्र में अंतरित कोण के मान में परिवर्तन समय के साथ यदि होता है तो उसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो होता है रेखीय वेग को हम लोग जनरली जानते हैं, इसको भी से सूचित करते हैं, है कि नहीं। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है बच्चों,
है कि नहीं, इसे भी से। तो इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण में दो प्रकार का वेग मौजूद होता है। एक कौन वेग होता है, एक रेखीय वेग जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, और एक कोणीय वेग जो कि केंद्र पर अंतित कोण में समय के साथ परिवर्तन के रूप में माप किया जाता है। तो इस दोनों के बीच में भी संबंध होता है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो चलिए आज हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं कि वृत्तीय गति में रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में क्या संबंध होता है। तो चलिए, तो देखिए वृत्तीय गति में रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होता है। तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध क्या होता है। कोणीय वेग के बीच संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध क्या क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बात आप लोग जान गए होंगे कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में अंतर क्या होता है। तो एक फोटो हम बनाते हैं, देखिए एक फिगर यहाँ पर हम तैयार करते हैं बच्चों, और इसमें हम एक कण का है ना इमेजिन करते हैं कि P जो है कण का प्रारंभिक, मतलब कण गति कर रहा है, समय के किसी क्षण पर कण जो है P बिंदु पर है, और टी समय मतलब स्मॉल टी समय के बाद जो है कण जो है वो Q बिंदु पर आ जाता है, और यहाँ पर कण है ना वृत्तीय पथ का केंद्र है। तो ये जो इस पथ की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या R है बच्चों, तो ये भी R होगा। इतने समय में T समय में है कि नहीं, P से Q तक जाता है, इतने समय में कण जो है वृत्तीय पथ के है ना या वृत्तीय केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो हम लोग जो बातें अभी मैंने बोला उसको मैं लिख देता हूं बच्चों। देखिए माना कोई कण R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग भी तथा कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है। समय के किसी क्षण में कण P बिंदु पर है ना, T समय के बाद कण Q पर चले जाता है। इतने समय में कण केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है बच्चों। इतने समय में कण केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो आपको जो होता है त्रिज्या, कोण और चाप के बीच में संबंध अच्छी तरह से मालूम होगा बच्चों आपको। तो कोण की परिभाषा से, यहाँ पर बात देखिए समझिएगा, कोण की परिभाषा क्या होती है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, ये चीज़ होता है कि नहीं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसको साबित भी करते हैं बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज कोण मेरा यहाँ पर कितना है, थीटा कोण है। चाप कितना है बच्चों, PQ है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे जो आप लोग अपने कॉपी में बनाए हैं, है कि नहीं। चाप कितना है, PQ है। इसको हम लोग चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं उसको। तो ये हो गया PQ हो गया, और त्रिज्या हमारा R है बच्चों। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि दोनों तरफ जो है समय जो T था उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ T से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ T से भाग देने पर तो हम लोग भाग देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, थीटा बाई T हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/r। तो ये कितना हो जाएगा,
पी क्यू बाई टी हो जाएगा। तो आप हम लोग को बताइए अब थीटा बाई टी क्या हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं कोण का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो कोणीय वेग हो गया। और यहाँ पर जो पी क्यू जो दूरी था, ये पी क्यू जो दूरी है वो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेखीय वेग हो गया, है कि नहीं, ये रेखीय वेग होगा। और कोण का समय में साथ परिवर्तन होता है उसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। तो ये दोनों बात आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर डेट सिंप्लाइज थीटा बाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ओमेगा, और ये हो गया 1/r। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय वेग, इसको हम लोग भी कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी क्यू जो हो गया दूरी में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये रेखीय वेग होगा। ये क्या होगा, रेखीय वेग, इसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। वहीं यहाँ पर थीटा बाय टी जो हो गया ये कोणीय वेग है, ये क्या होगा, ओमेगा होगा, कोणीय वेग है, ये ओमेगा होगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, आर को उधर कर देंगे बच्चों। तो भी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इंटू ओमेगा। तो ये दोनों के बीच में संबंध हो जाता है ना, ये संबंध हो, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में जो संबंध होता है भी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चला बच्चों। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्तीय गति से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, है ना, वृत्तीय गति। तो एक बात और आप लोग अच्छी तरह से इसमें जानते होंगे कि वृत्तीय गति कोई करते यदि कोई कण होता है बच्चों, तो वो एक बल का भी अनुभव करता है कि नहीं। तो उसमें बल की दिशा किधर होगी या त्वरण की दिशा, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, है कि नहीं। त्वरण जब मेरा फाइंड हो जाएगा तो हम लोग बल आसानी से निकाल लेंगे F बराबर ma का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि वृत्तीय गति करते कण में त्वरण क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग त्वरण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो वृत्तीय गति करते कण में त्वरण क्या होगा, वृत्तीय गति से संबंधित त्वरण, है ना, वृत्तीय गति से संबंधित त्वरण क्या होता है कि नहीं। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा सर्कुलर मोशन में, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग जानें कि वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है किधर, केंद्र के अनुदिश होती है ना। वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा, वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किधर होती है, त्वरण की दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, केंद्र के अनुदिश होती है, केंद्र के अनुदिश होती है, केंद्र के अनुदिश होती है वृत्तीय गति में। यदि कोई कण यदि वृत्तीय गति कर रहा है तो त्वरण की दिशा जो होती है वो किधर होगी, हमेशा केंद्र के अनुदिश होती है। तो केंद्र के अनुदिश होने के कारण जो होती है इस त्वरण को हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, है ना। इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। इसलिए इस त्वरण को, है ना, इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है कि नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। क्यों कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि वृत्तीय गति में है ना त्वरण की दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, इसीलिए इसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसको। तो यही इसी का हम लोग व्यंजक हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक किस प्रकार निकलता है। इसका मतलब है कि जो अभी मैं व्यंजक निकालने वाला हूं बच्चों वो वृत्तीय गति का एक प्रकार का कहिए कि पूरा एक्सप्लेन करेगा, उसको हर एक चीज़ को डिफाइन करेगा। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को फाइंड करते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ होती है। तो हम लोग देखेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी बड़ा भी होगा आप लोगों के लिए। अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो आप इस चीज़ को पहले फोटो को बना लीजिए अपने कॉपी में। तो मैंने अभी तुरंत कहा कि जो वृत्तीय गति होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है बच्चों, इस प्रकार
टू डायमेंशन, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार एक्स एक्सिस और वाई। तो कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है, उसका एक छोटा सा हम एक पोर्शन सिर्फ लेंगे, ये मान लेते हैं कि ये वृत्तीय गति है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये वृत्तीय गति और बढ़ेगा। तो एक छोटा सा पोर्शन सिर्फ मैं ले लेता हूँ कि कण इस प्रकार है, किसी क्षण, समय के किसी क्षण पर कण P बिंदु पर है और उसका वेग जो होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश इस प्रकार होगा, है कि नहीं, ये उसका वेग है V। और ये आपका मूल बिंदु है, इसका स्थिति सदिश जो होगा वो इस प्रकार है R। स्थिति सदिश जो है इस प्रकार है, R वेक्टर इसका स्थिति सदिश है। और ये स्थिति सदिश जो है अभी एक्स अक्ष के साथ जो है वो थीटा कोण बना रहा है। तो P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों वो x और y होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x और y होगा। तो इस स्थिति सदिश का एक्स अक्ष और वाई अक्ष में यदि हम लोग वियोजित मान लेते हैं बच्चों, तो हमको कुछ इस प्रकार मिलता है। इसका मतलब है ये मिलेगा हमको आर, ये मिलेगा कॉस थीटा और इसको इधर हमको मिलेगा आर और ये साइन थीटा। आप इतना जानिए कि ये मैग्नीट्यूड है और ये सदिश है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है बच्चों, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि वृत्तीय गति करते कण का, है कि नहीं, एक्स अक्ष के अनुदिश जो होगा वो प्रोजेक्शन कितना हो गया आर कॉस थीटा, और वाई अक्ष के अनुदिश जो उसका प्रक्षेप जो हो गया या प्रोजेक्शन जो होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो हम लोग चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इसकी त्वरण की दिशा जो होती है जस्ट इसके केंद्र के अनुदिश होगा, ए वेक्टर होता है इस प्रकार। तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं बच्चों। देखिए माना, पहले लिखना जरूरी है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है बच्चों, फिजिक्स में लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। यदि आप लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर एक एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करने के लिए जाता हूँ या किसी डेरिवेशन को जब मैं डिराइव करता हूँ बच्चों, तो उससे पहले लैंग्वेज को ज़रूर लिखता हूँ। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ध्यान देना ही जरूरी नहीं है, उसके लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है, कहाँ क्या बदल रहा है, वो लैंग्वेज से ही पता चलता है। तो यहाँ पे लिखते देखिए, माना कोई कण, देखिए माना कोई कण, देखिए है ना, आर त्रिज्या के, है ना, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग भी तथा कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है, ओमेगा से गतिशील है। समय के किसी क्षण, समय के किसी क्षण पर कण P बिंदु पर है, तो P का नियामक भी दे देते हैं, P बिंदु पर है, P बिंदु पर है, P बिंदु पर है कि नहीं। इस स्थिति में, है कि नहीं, इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में कण एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, जो इसका कोणीय विस्थापन है, थीटा कोण बनाता है, जो कण का कोणीय विस्थापन है, जो कण का टी समय में कोणीय विस्थापन है, टी समय में कोणीय विस्थापन है, टी समय में कोणीय विस्थापन। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में टी समय लगता है बच्चों, और इतने समय में वो थीटा कोण अंकित कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग स्थिति सदिश का परिभाषा तो पढ़े होंगे बच्चों। स्थिति सदिश की परिभाषा से देखिए, स्थिति सदिश की परिभाषा से, स्थिति सदिश की परिभाषा से, इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर उतारेंगे परिभाषा से। यदि आप लोग इसे कॉपी में नहीं उतारेंगे तो फिर कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इस देखिए, स्थिति सदिश का परिभाषा क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप और प्लस होता है वाई जे कैप, ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश आर का वियोजित मान कितना है, तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, देखिए आर वेक्टर का वियोजित मान, आर वेक्टर का वियोजित मान एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं, एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं,
y अक्ष के अनुदिश लेते हैं, y अक्ष के अनुदिश लेते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश हमको कितना प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x और यहाँ से यहाँ तक है y, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से O से ये चीज़ का दूरी कितनी होगी, इसको हम लोग A नाम दे देते हैं, और यहाँ से B ना, तो यहाँ से यहाँ तक होगा x और यहाँ से यहाँ तक होगा y, है ना। तो वही x हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो x इज इक्वल टू, मैंने कंपोनेंट लिया है, तो x बराबर हो गया r cos थीटा। इसको आप लोगों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखे हैं सर, है ना, तो व्योजित मान आप लोग को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो y अक्ष के अनुदिश कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x और y का मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे x तथा y के मानों को, x तथा y के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू हमको मिलेगा r cos थीटा i कैप, और प्लस यहाँ पर मिलेगा r sin थीटा j कैप। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब कण का जो कोणीय वेग है बच्चों, कण का कोणीय वेग कितना है, कण का कोणीय वेग, कण का कोणीय वेग हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये थीटा बाई टी है। तो डेट सिंपलाइज थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। इस थीटा का वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण चलिए 2 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r वेक्टर इज इक्वल टू r cos ओमेगा टी, और ये मिल गया i कैप, और प्लस फिर यहाँ से मिलेगा r sin थीटा ओमेगा टी, और इधर से मिलेगा हमको, सॉरी थीटा मैंने यहाँ गलती से लिख दिया बच्चों, है ना, sin ओमेगा टी, और इधर मिल गया हमको j कैप, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आगे भी इस समीकरण का प्रयोग होगा। तो ये मेरा क्या मिल गया, स्थिति सदिश का समीकरण। तो आप लोग अब वेग की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि स्थिति सदिश जस्ट लाइक एक डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, विस्थापन होता है। तो वेग की परिभाषा हम लोग देंगे कि स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, है कि नहीं। तो वेग आप लोग जान पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार स्थिति सदिश में परिवर्तन होता है, P बिंदु है यहाँ पर, तो जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा स्थिति सदिश में भी बदलाव होगा बच्चों। अभी कण P बिंदु पर है, अभी कण P बिंदु पर है, अब कण यहाँ पर चले आएगा तो स्थिति सदिश पुनः बदलेगा, है कि नहीं। समय के साथ पुनः यहाँ पर आ जाएगा कण, तो स्थिति सदिश में पुनः परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि समय के साथ स्थिति सदिश में भी परिवर्तन आ रहा है। तो स्थिति सदिश में परिवर्तन को भी हम लोग कण का वेग के रूप में परिभाषित करते हैं बच्चों। इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अभी P बिंदु पर है, उसके बाद मेरा इस बिंदु पर आ जाएगा, इसके बाद इस बिंदु पर आ जाएगा। तो हर क्षण वेग क्या हो रहा है, स्थिति सदिश का परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो वो क्या होगा, वो कण का वेग होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कण का वेग क्या होगा, है कि नहीं। देखिए कण का वेग क्या हो जाएगा, कण का वेग क्या होगा बच्चों। तो कण का वेग हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा। तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, है कि नहीं। ये डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ये आपका जान पा रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चों, है कि नहीं। तो r का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी आई कैप, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा r sin ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा j कैप। तो हम लोग बारी बारी एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इधर एक टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग r यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, बाहर निकलेगा सिर्फ cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों डिफरेंशिएशन से। तो d बाई डी थीटा cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार d बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा होगा। तो ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। यदि cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा हो जाता है। उसी प्रकार साइन थीटा का यदि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी थीटा, ये हो गया r cos ओमेगा टी, और ये होगा i कैप, प्लस
पुनः यहाँ से आर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा जे कैप होगा। तो देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है बच्चों, इस प्रकार यदि हम लोग यहाँ देखते हैं, है कि नहीं, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद उसका आगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों। इस प्रकार देखिए डी बाय यहाँ पर डी टी है, और यहाँ पर कॉस, है कि नहीं, ओमेगा टी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी अपने में दो वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। एक कॉस ओमेगा टी अपने में है एक टर्म है, और यहाँ पे दूसरा टर्म ओमेगा टी है। इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक कॉस ओमेगा टी अपने में एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल कितना हो गया ओमेगा टी है, नहीं एक ओमेगा टी एक अपने। तो यहाँ पर दो का हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, वहीं ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करने का, तो ओमेगा टी में ओमेगा मेरा कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों, ये बाहर हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं पहले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का यदि हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। पहले हम लोग को किसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी का, और बाय यहाँ पर फिर हो जाएगा ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ओमेगा टी, और बाय यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा बच्चों, इस प्रकार। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा बच्चों, और टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर ओमेगा बचेगा। तो मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। इसको बढ़िया से आप लोग समझेंगे बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत दिक्कत होगा। मैं जब इसके इस लेसन के बाद जो है डिफरेंशिएशन का ही एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही संबंधित जो है उसके मूलभूत सिद्धांतों पर वीडियो बनाकर जस्ट अपलोड करूंगा, उससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पर इसे समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ से यहाँ पर हो गया भी बच्चों, आर दोनों में है, आर को मैं कांस्टेंट करके बाहर कर देता हूँ, है कि नहीं। तो साइन कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अभी मैंने करके दिखाया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक ओमेगा आएगा, और यहाँ पर हो गया जे आई के प्लस। इसी तरह यहाँ पर भी करना पड़ेगा, पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है कॉस ओमेगा टी। उसी प्रकार ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा के जगह में टी 1 हो जाएगा, और ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार। तो v इज इक्वल टू हमको जो प्राप्त हुआ बच्चों कुछ इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे भी ओमेगा है और यहाँ पर भी ओमेगा है, तो ओमेगा ओमेगा को हम लोग बाहर करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, देखिए आर ओमेगा हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो गया आई कैप, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा जे कैप। ये मेरा समीकरण नंबर 4 है बच्चों। तो एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि वृत्तीय गति में कि कण का वेग और त्रिज्या, फिगर में भी आप देखिए कि कण का वेग और त्रिज्या के अनुदिश ही कण का त्वरण है। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिज्या और वेग एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा। हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं बच्चों, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना। आर वेक्टर और वी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यदि 0 आएगा तो हम लोग जानेंगे कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स में आप लोग को बताया कि यदि दो वेक्टर जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम दोनों को चेक कर सकते हैं क्या V और R, है कि नहीं। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि A और B, क्योंकि R की दिशा में ही A है, तो R और V का यदि डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाता है बच्चों तो हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे ये बात को कि A और V का बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि वृत्तीय गति करते कण का त्वरण और वेग की दिशा एक दूसरे पर लंबवत होती है। तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस चीज़ को सबसे पहले आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें, है कि नहीं, समीकरण वाइज, है कि नहीं, ताकि आप लोगों को आगे समीकरण देखने में या समझने में दिक्कत ना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है कि नहीं, और डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो चलिए हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का बिंदु गुणन लेने पर
बिंदु गुणन हम लोग लेते हैं बच्चों। तो समीकरण यहाँ इसका मतलब क्या होगा, आर वेक्टर डॉट हो जाएगा मेरा वी वेक्टर। तो आर वेक्टर आप लोग अपने कॉपी में देखिए कि आर वेक्टर का समीकरण आप लोग क्या लिखे हैं, तो यह हो गया आर कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आई कैप प्लस, और इधर फिर हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बच्चों जे कैप, और डॉट यहाँ पर दे दिए। अब मैंने जो समीकरण में आर ओमेगा को बाहर किया था तो उसको हम लोग बारी बारी अंदर करके लिख देंगे। तो दोनों के साथ हो जाएगा आर ओमेगा, है कि नहीं, माइनस का साइन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर होगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा जे कैप। आर देखिए समीकरण में हम लोग जो ये आर ओमेगा जो हम लोग बाहर किए थे बच्चों, इस दोनों को अंदर मैंने कर दिया। साइन आर ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसीलिए मैंने लिखा है वो स्टेप। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ आई और आई का ही गुना होगा और जे का गुना होगा। अभी समय नहीं है उस सब चीज़ को बताने के लिए, वेक्टर क्लास में आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखें, तब आप लोग पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। उसके लिए मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो उसमें बना के रखा है बच्चों, उस वीडियो पे जरूर जाएं और अच्छी तरह से समझें कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ गुना कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, है कि नहीं, माइनस का भी साइन आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा, ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखिए दोनों चीज़ बराबर है इसलिए दोनों कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या साबित होता है, इससे सिद्ध होता है, देखिए इससे सिद्ध होता है कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर का, और आर के डायरेक्शन में क्या है, त्वरण है कि नहीं। आर वेक्टर की दिशा में त्वरण होता है, ए होता है, त्वरण होता है, इसलिए ए वेक्टर भी हो जाएगा, ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर का। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरह से जान चुके हैं कि त्वरण और वेग वृत्तीय गति में दोनों एक दूसरे पर लंब होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ समीकरण 4 का प्रयोग मैं करूँगा। समीकरण 4 से आप लोग देख पाते हैं यहाँ पर कि समीकरण 4 से, है कि नहीं, समीकरण 4 क्या होता है। तो समीकरण 4 को मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, देखिए v इज इक्वल टू, अंदर करके लिखेंगे, यहाँ हो गया आर ओमेगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा जे कैप। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार जानते हैं कि वेग का जो कंपोनेंट होता है ये एक्स अक्ष के अनुदिश है और ये वाई अक्ष के अनुदिश है। तो v इज इक्वल टू कितना होता है, वी एक्स आई कैप होता है प्लस वी वाई जे कैप होता है। इसका मतलब ये टर्म जो होगा ये एक्स अक्ष के अनुदिश वेग का मान दे रहा है, ये आर ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। इसी प्रकार वी वाई ये होगा बच्चों, ये हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो परिणामी वेग कितना हो जाएगा, है कि नहीं, एक्स अक्ष वाई एक दोनों दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हम लोग परिणामी वेग का समीकरण का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता चुका है ना, इसीलिए इस पर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, विचार नहीं करूंगा। तो अब हम लोग वी एक्स का वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा, ये कितना हो गया साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और y रखूंगा तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए कौन कौन सी बातें बाहर निकल करके आएगी। तो इसमें भी आर ओमेगा है, इसमें भी आर ओमेगा है, इसीलिए दोनों से हम आर ओमेगा को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन का जो वर्ग होगा ये है ना, माइनस साइन का जो वर्ग होगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, लेकिन यहाँ से हम लोग जो करेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना मिला, रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों को बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको आर ओमेगा। तो जस्ट पहले भी मैंने ये समीकरण को आप लोगों का साबित किया था। ये कौन समीकरण है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध, तो इस प्रकार भी आप लोग उसको साबित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग त्वरण के विषय में जानते हैं बच्चों कि उसका त्वरण क्या होता है।
है कि नहीं, उसका त्वरण हम लोग फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो त्वरण के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए है ना, त्वरण देखेंगे तो देखिए समीकरण 4 का टी के सापेक्ष, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो समीकरण हम लोग टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी भी बाय यहाँ पर हो जाएगा डी टी। तो हम लोग v का वैल्यू को रखेंगे बच्चों। तो v का वैल्यू हम लोग पहले जानते हैं, यहाँ कितना हो गया माइनस आर ओमेगा, है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया आई कैप प्लस, और फिर हो जाएगा आर ओमेगा, है कि नहीं, कॉस ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा जे कैप। तो हम लोग ये आर ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा तो माइनस आर ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, पुनः ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आई कैप प्लस, यहाँ से भी हो जाएगा, देखिए आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, पुनः ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ से ओमेगा आया और ये हो गया जे कैप। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है, तो इसका मतलब है ओमेगा को 2 बार गुना करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आई कैप, और प्लस यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 2 गो ओमेगा है बच्चों, तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ माइनस है कि नहीं, यहाँ साइन के साथ माइनस है, तो माइनस बाहर निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी जे कैप। सॉरी, यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर दे दिया बच्चों, सॉरी इसके लिए, है कि नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है बच्चों कभी कभी। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों की ओमेगा स्क्वायर को हम लोग बाहर कर देंगे, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों को बाहर करना है। तो यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस को बाहर कर दिया, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर मिला आर कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आई कैप, प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा, देखिए आर साइन ओमेगा टी, और इधर बचेगा मेरा जे कैप। तो ये क्या है बच्चों, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी। ये आप देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर 2 को आप देखिए, तो ये आर वेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, आप अपने कॉपी में देखिए, तो समीकरण 2 से ये आर वेक्टर है, तो इसी के जगह में मैं आर वेक्टर लिख दूंगा। तो ओमेगा इज इक्वल, सॉरी ए इज इक्वल टू कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो ये चीज़ जो मेरा क्या निकलता है बच्चों, ये एक्सेलरेशन का व्यंजक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग सिर्फ मॉड लेंगे, त्वरण का सिर्फ परिमाण लेते हैं, तो माइनस का साइन अपने आप हट जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, है कि नहीं। तो ये मेरा जो हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है, ये क्या हो जाता है, या अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक होता है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है, अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों ने जाना कि आज अभिकेंद्रीय त्वरण को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ओमेगा का वैल्यू यदि आप यहाँ पे रखते हैं तो एक दूसरे रूप में, ये क्योंकि ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त हुआ, आप देख पा रहे हैं कि कोणीय वेग के टर्म में प्राप्त हुआ, आप इसको रेखीय वेग के टर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो संबंध दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, हम लोग अच्छी तरह जानते, दोनों के बीच में संबंध होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिए, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा v बाई आर, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो मॉड a इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा के जगह में रखेंगे तो ये मिलेगा v स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर, और एक आर यहाँ पर भी है, तो एक आर कट गया, तो क्या मिलेगा, हम लोग को देख पा रहे हैं कि मॉड a इज इक्वल टू मिलेगा v स्क्वायर बाय आर। तो ऐसे भी आप अभिकेंद्रीय त्वरण को व्यंजक लिख सकते हैं। तो आप अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त किए, है कि नहीं। तो जो अभी व्यंजक मैंने निकाला बच्चों, वो पूरे मतलब वृत्तीय गति का मतलब एक कह सकते हैं कि वो एक विस्तार रूप था, है कि नहीं। इसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें वेग की दिशा परपेंडिकुलर भी दिखाया गया, v बराबर आर इंटू ओमेगा भी निकाल लिया गया, और अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक भी हम लोगों ने प्राप्त किया। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चला है बच्चों, क्योंकि 1 घंटा से जब ऊपर वीडियो हो जाता है तो उसे अपलोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसी
कोणीय है ना अभिकेंद्रीय त्वरण को एक दूसरे रूप में कि कैसे उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका व्यंजक है ना हम लोग दो रूप में देखेंगे। और साथ में अभिकेंद्रीय त्वरण में क्या क्या चीज़ हम लोगों को दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका चीज़ हम लोगों को मिलता है, उसके बारे में हम लोग कई उदाहरण इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस क्लास में ज़रूर मौजूद रहिएगा बच्चों। मैं आप लोग से ये बात पुनः कहना चाहूँगा कि मेरे जो इस क्लास में नए हैं और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले के वीडियो को जा कर के देखें, है कि नहीं। बहुत अच्छे ढंग से हर एक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, उसे समझाया गया है, तो उसे पहले समझें। एक क्रमागत रूप से एक कंसेक्यूटिव वे से जो है आप लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले यूनिट डायमेंशन को पढ़े, उसके बाद वेक्टर को पढ़े, उसके बाद वन डायमेंशन मोशन, उसके बाद टू डायमेंशन मोशन, उसके बाद है सर्कुलर मोशन बच्चों। तो डायरेक्ट यदि सर्कुलर मोशन यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को हो सकता है कि ये लेसन समझ में ना आए। तो वैसे बच्चे जो कि इससे पहले पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है कि उस बच्चों का ये रिवीजन क्लास होगा, वो पढ़ चुके हैं। तो आज इतना ही बोल करके मैं वीडियो को समाप्त करता हूं बच्चों। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, है कि नहीं। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक्स के साथ बच्चों। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को हमेशा देखें और अपने कॉपी में रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। जय हिंद।